बना एक बना कितना बना एक ही बनेगा चारों से। कुल आपकी बात ये कि एम के पास में चार पंक्ति आ जाएंगे, इधर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो बता डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? अच्छा मैं तुमसे बात पूछता हूँ, यहाँ पे चारों तरफ से लगने वाला बल सेम है, तो यहाँ का डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा? नेट डाइपोल मूवमेंट बता दो मुझे तो। क्यों? चारों रंग से लगने वाले लोग सेम है कि चाप एक दूसरे को काट देगा, कहानी खत्म हो जाती है। इसके कितने आइसो पॉसिबल है? जो बैठे तक एक ही है, सिंगल ही पॉसिबल है। इसमें आइसोमर एक भी पॉसिबल नहीं होगा, कोई आइसोमर नहीं बनेगा, अकेला एक रहेगा, बस काफ़ी है। ठीक है, अगला बना दो। एग्जाम्पल नंबर 7, एम ए बी का होल ट्वाइस। ये कैसे बनेगा? मैं बताता हूँ तुम्हें, रुक जाओ। ए बी की होल ट्वाइस का मतलब है कि वैसा भी है ना, बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड कौन से होते हैं? जिनके पास दो दांत होते हैं। जैसे अपने पास में ये कोई मेटल है और इस पे अगर ये दांतों को गड़ाएगा तो एक तो ए गड़ा सकता है और दूसरा ये अपना कौन सा दांत गड़ा देगा इसमें? बी, ए और बी। तो अगर ऐसे इससे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी गड़ा दिया तो ये बन गया ए बी का होल ट्वाइस। 2 बार ए बी आ चुका है। और ये ऐसे बन सकता है, अपने पास में ये मेटल है, यहाँ पे ए दांत गड़ा और यहाँ पे बी का दांत गड़ा, और अगर उल्टा गड़ा दे, ये वाला ए यहाँ पे और बी वाला यहाँ पे। अब बताओ, बने तो 2। एक तो तब जब ए और ए वाले दांत ऊपर ऊपर तुम्हें दिखाई दे रहे गड़े हुए हैं, और एक तब जब ए वाले और ए वाले दांत एक दूसरे के अपोजिट में गड़े हैं। तो जहाँ पे 7 गड़े हैं वो कौन सा आइसोमर है? सिस। और जहाँ अपोजिट में गड़े हैं वो कौन सा है? ट्रांस। है ना? ये बातें हल्की फुल्की बता देनी चाहिए मुझे कि यहाँ सब अगर ए बी का होल ट्वाइस लिखा है तो ऐसे बनाओगे। ए 2 दांत गड़ाने तुम लोगों को, तो लिख ले इसको पहले तो इसे सब ट्रांस। बाकी तो दूसरा बनेगा इसके अंदर। ये बाइडेंटेड लिगेंड की पहचान है ना? अगला बना दो, इसे हटाता हूँ मैं। तो अगला बनाना है ये वाला। एग्जाम्पल नंबर 8 बनाओ। एम ए बी का होल और सी डी, इसे बनाओ। ए बी के होल का मतलब क्या है? ए बी डाई बाई है, दो दांत है इसके पास में, दोनों दांत गड़ा दो इकट्ठे। ए और बी अलग अलग नहीं करना कि आज यहाँ पे वहाँ पे बी, ए बी इकट्ठा गड़ा दो। कोशिश करें तो कल का आ जाए, बहुत कठिन काम नहीं है, तो साफ साफ कह रहा हूँ, सिंपल सिस्टम है, आराम से जाने दो। बन गए कितने? ये बता दो, नंबर बता देगा, 2 या 3 या 4 या 5। 2 बनेंगे है ना? वो कौन से देखो, एम के पास में ये ए का दांत और ये वाला बी वाला दांत ऐसे काट दिया, ये तो इकट्ठे करने, ए और बी तो इकट्ठे आएंगे हमेशा। अब सी वाला यहाँ लगा दिया, डी वाला यहाँ लगा दिया, मतलब सी किसके पास में? ए के पास, और डी किसके पास में? लेकिन किसी आदमी के मन में अगर ये वाली कल्पना जन्म ले जाती, साहब ए और बी तो मैंने सही गढ़ाए थे, लेकिन मेरा मन है कि मैं ए के पास में किसको लगा दूं? डी को, और बी के पास में किसको? सी को। तो अपने पास में ये बन जाएंगे इसके 2 आइसोमर। अच्छा, ये वाला मतलब बाइडेंटेड है तो साथ में आएगा हमेशा, ए भी नहीं पलट सकते तुम, बस वो थोड़ी सी बात ध्यान रखें। अगला करना सही बनना चाहिए, हर हाल में सही बनना चाहिए। ये 8वां था, एग्जाम्पल नंबर 9, एम ए बी 2, ये बनाओ। इंटरेस्टिंग बात सोचना कि ए को A2 क्यों नहीं लिखा? आपके दम में ए बाइडेंटेड लिगेंड है,
दो लोग नहीं है, Cl2 नहीं है, Cl2 नहीं है, तो लिगेंड है सेम सेम जो एक दूसरे से अटैच है, जैसे मैं बताऊंगा तुम्हें इसका मतलब। जैसे ए बी है तो ए और ए अलग अलग लिखा, ए और बी अलग लिखा, वैसे ए और ए इकट्ठा नहीं ले सकते, मतलब बात वैसा कुछ है। बताओ कितने बनेंगे, बता दो। ए इधर और ए इधर, ये बाइडेंटेड है, और बी कहाँ पे, इधर और इधर। दूसरा क्या बन सकता है, कितने बनेंगे बता दो। ए की बनेगा ना, एम ए इधर आ जाएगा और बी इधर आ जाएगा। ठीक है, अगला लिखो। ऑर्डर से लेगा नहीं, अगला लिखो M83B3। बनाओ कितने बन सकते हैं, कोशिश कर लो। M83B3 शांतिपूर्वक प्रमाणात्मक आराम से कॉन्फ्रेंस से शांति से। तीनों पास में ही आ सकते हैं, तो ये ठीक है सबका। बाकी एक देख लो, एक आध चीज आगे पीछे ट्रीटमेंट करके देख लो। एक आध फालतू बना दो, गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ना पता चल जाएगी क्या कि सही क्या था। रोको मत खुद को कि ऐसा मैं दो बना के रुक जाऊँ क्या, 3-4 कोशिश कर ले भाई। जो गलत उसने काट दी हो, मुझे क्या पता चल रहा है। एक ए, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा बी, पांचवा बी, छठवां बी। ठीक है, ये वाला तो। उसके बाद में अगला एम इधर, एक ए लगा दिया, दोबारा से क्या लगाया जाए, बी। चलो बी लगा दिया। उसके बाद में ए, उसके बाद में बी लगवाया, उसके बाद में अच्छा ये फूल के ला दिया, 1 2 3। ठीक है, सही है। आगे निकालो। एम के बाद में हमने एक ए के बाद में बी लगाया। ऐसा भी सोच सकते थे, ए के बाद में एक और ए, उसके बाद में बी, उसके बाद में ए, उसके बाद में बी, और उसके बाद में बी। शायद से नहीं बने, मतलब मैं कोशिश भी कर लूँ तो भी नहीं बनेंगे। मतलब एक के बाद एक के बाद एक, दो बात समझो। 3 ए के बाद में बी बना लिया, 2 ए के बाद में बी बना लिया, और 1 ए के बाद में बी बना लिया। तो 3 के बाद में, 2 के बाद में, 1 के बाद बन गया। आप क्या करोगे तुम? लेकिन इसमें काम की बात जान लो, ये जो A3B3 है ना इस वाले में, मतलब ये 3 इकट्ठे बने हुए हैं और ये वाले 3 इकट्ठे बने हुए हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं फेशियल आइसोमर। फेशियल आइसोमर, स्पेशली नाम याद रखना है ना, फैक आइसोमर, फैक शॉर्ट में FAC, फैक आइसोमर। और ये जो 2 वाले लिए तुम लोगों ने 2-2 करके जो बनाए हैं, उसको बोलते हैं मद आइसोमर। मद आइसोमर, मद आइसोमर। ठीक है, पूरा नाम है मेरिडोनल आइसोमर। स्पेशली याद रखना बस, और कुछ खास नहीं। M83B3 काफी सिंपल है। तो अगला टाइम आ तो बहुत बहुत खतरनाक चीजें लेंगे, बस तुम्हारे रिटर्न ट्रायल के ऊपर डिपेंड करते, तो रिटर्न करो, लगातार ट्राई करो। अगला एग्जाम्पल नंबर 11, MA4BC ट्राई करो, जोड़ो कहीं पे भी, MA4BC। अच्छा, वैसे उसमें जो फेशियल था वो सिस था, सामने थे ना, और बाकी दोनों कैसे थे, ट्रांस थे, अपोजिट में आए थे।
कितने बनेंगे मोटे मोटे तौर पे? एक तो सबका सही है, चारों बाद एक खट्टा ले लिया, उसके बाद बी और सी लिख लिए, मतलब एक तो ए यहाँ पे ले लिया, उसके बाद ए यहाँ पे लिया, उसके बाद ए यहाँ पे लिया, उसके बाद ए यहाँ पे लिया, उसके बाद में बी ले लिया, उसके बाद में ये कौन सा है सुमन है? सिस है। सीधी सीधी बात की कि सारे के सारे खट्टे हैं। अगला क्या हो सकता है? बढ़िया सी कल्पना दे दो, बी और सी को अपोजिट ले लो और ए और ए को अपोजिट ले लो, मतलब ऐसे कुछ, ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, और बी और सी, बी ऊपर और सी, ये कौन सा है? ट्रांसआइसोमर है। ये सब अपोजिट आ गए ना, इसलिए दिस इज ट्रांसआइसोमर। और कुछ और किसी मन में कल्पना हो तो बता दो। सब मेरे मन में ये भी है, इसको भी बार ट्राई कर लो ना, मतलब मेरे मन रह जाएगा। बताओ बता बता। मतलब 3 बार ए ले ले, 1 2 3, उसके बाद में बी ले ले, उसके बाद में बता बता, उसके बाद में सी मत लेना। अगर तुमने उसका सी लेके फिर ए लिख दिया तो ये तो 4 में इकट्ठे ही होगा, वो तो पहले बन चुका है, उसका क्या फायदा? उसके बाद ए लेके सी लिख दो, बी लिख लिया ना पहले, सी लिख दो, तो ये वाला भी ठीक दौड़ेगा। ऐसे ट्राई करो, ऐसे भी बहुत बड़ा काम नहीं है। मतलब तुम इस बात को समझो कि कोई तुमसे बहुत खतरनाक सवाल नहीं पूछेगा, बस तुमसे ऐसा बोलेगा कि MA4BC के ISO बना सकते हो, तुम्हारे मन से जवाब निकले हाँ आता बना लेंगे, रुक जा 2-4 मिनट आराम से करके दे दूंगा मैं, इतनी सी बात है। बस वो कॉन्फिडेंस चाहिए हल्का सा। चैप्टर की बहुत सारी कठिन कठिन कहानियाँ तुम लगा चुके हो पहले भी। चल भाई ये वाला ट्राई कर। बाद है एम, ये थोड़ा लंबा जाएगा, 1 सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर 12 MA3B2C ट्राई करो। 3 ए है, 2 बी है और 1 सी है। अच्छे खासे पेयर बनेंगे, ध्यान से बनाना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। कितने बने? 1 2 3 4 5, कितने? बता नंबर बोलो ना, बोलते क्यों नहीं है तुम? 4। देखते हैं। उसके बाद में पहले तो ए आएगा, उसके बाद में ए, उसके बाद दोबारा से, उसके बाद दोनों भी इकट्ठे कर लिए, ये वाला सी कर लिया। ये बात ध्यान रखना, जब भी तुम 6 के बनाओगे ना, ऐसे फूल मत खिला देना, गोल गोल ऑर्डर से बनाना हमेशा। 6 बनाने का तरीका यही है हमेशा के लिए कि एक ऊपर आना चाहिए, 2 यहाँ पे चमकने चाहिए, फिर एक नीचे दिखना चाहिए, एक इधर और एक इधर, ऐसे कर 2 उधर, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से। एक तो ये बन गया। उसके बाद में अगला क्या बन सकता बताओ? एक ए तो ऊपर ही है, उसके बाद में एक और ए ले लिया, फिर बी ले लिया, उसके नीचे ए है, उसके बाद में बी और उसके बाद में सी ले लिया। एक ही बन सकता है। अच्छा, हम लोगों ने 2 ए के बाद में बी लिया था, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ए के बाद में बी ले लें, फिर क्या लगा दें?
ए लगा दे, उसके बाद में बी लगा दे, उसके बाद में ए लगा दे, उसके बाद में सी लगा दे, एक ही बन सकता है। और बता दो कोई और तुम्हारे मन में कल्पना रह गई हो। मतलब मैंने 3 ए के बाद में बी लिया, फिर मैंने 2 ए के बाद में बी लिया, फिर मैंने 1 ए के बाद में बी लिया, तुम और बता दो कुछ। मतलब इतनी तो शायद बन गई हो, कुछ और अगर कोई कल्पना रह गई तो बता दो, अगर नहीं बनी है तो देखो कि कैसे बनते हैं। मतलब कुछ नहीं है, बस कलम को उठा के चलाना है, तो मन में जो बातें आ जाए वो सारी बातें सही होती हैं। आगे किसी की कोई इच्छा हो कि सब मैं ऐसे ट्राई करना चाहता हूँ तो बता दो एक बार, वरना फिर मैं बढ़ूंगा आगे। सब एक और मन में मेरे कल्पना चल रही है वो बता दो। देखो जैसे अपने पास में ये ऊपर ए है और यहाँ पे तुम्हारी इच्छा है कि अगर सी ले ले, ए के बगल में सी तुम पहले ले चुके हो शायद, अब तुम्हारी इच्छा क्या बताओ, तुम कुछ भी बोल दो, ए सी तुम कुछ भी कुछ बोल लो सही। ए अब कुछ बोलना, कुछ भी बोल दो। मतलब अपने पास में इतने लेटर में से कोई सी लेटर बोलो। बी अगला बोलना, दोबारा से बी अगला बोल दो, ए बचेगा। अब देखते हैं, ए के बगल में सी, सी के बगल में ए के बगल में 2 भी आने चाहिए। ए के बगल में सी के बगल में ए के बगल में 2 भी नहीं है, छोड़ो। ए के बगल में सी के बगल में ए वाला नहीं है, ए के बगल में सी के बगल में, अच्छा ठीक है, फिर बात खत्म। सेम नहीं होना चाहिए ना, बात ये है, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक काम की बात ये, तुमने सिस और ट्रांस देख तो लिया अपोजिट होते हैं, लेकिन एक बात बताओ, ए और बी एक दूसरे के कैसे हैं? मतलब ए ऊपर है तो बी नीचे है, तो ए और बी कैसा पेयर है? ट्रांस पेयर है, ये हमें ध्यान रखना है। ए और बी ट्रांस पेयर है, ए और बी कैसा पेयर है? सिस पेयर है, ऐसा ध्यान रखना। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तुम बस आइसो बनाने पे जोड़ लगा, तुम पैटर्न्स देखो कि तुम्हारा दिमाग परम्यूटेशंस देख सकता है कि नहीं। अगर तुम परम्यूटेशंस बना पा रहे हो तो बहुत बढ़िया। अगला MA3BCD, ये वाला ट्राई करें। टोटल 6 लोग हैं, MA3BCD ट्राई मारो, अलग अलग पेयर कॉम्बिनेशन ट्राई करो, बस बात खत्म। ये केमिस्ट नहीं, कॉम्बिनेशन ट्राई करने। और किसी मन में अगर ये वाला डाउट सब मेरा एक आध कम रह गया, तो किसी के 6 बनने हो, मैंने 5 ही बनाए, तो कोई बात नहीं, बना बस। मैंने 4 सही जवाब कैसे? एम के बाद पहला तो ए, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा बी, पांचवा सी और छठवां एक तो ही बन जाएगा। अगला तुमने तीनों एक के बाद में बी लिया, अब तुम एक को कर सकते हो, 2 के बाद बी लो, अगला एक को कर सकते हो,
एक ए के बाद में बी लो, बाकी पेन सेम चलने देना। मतलब एक हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक और दो ए के बाद में बी लें, फिर वापस से ए को लगा दें और फिर सी और डी चलने दें। मैं तुम्हें सही बताऊँ तो मैंने अभी तक परम्यूटेशन नाम की शब्द की एंट्रीज को करा ही नहीं है, अभी करा देता हूँ दूसरा। बी के बाद में तुम क्या कर सकते हो? ये तो कर लिया। बी के बाद में ए ले सकते हैं, चलो ठीक है, सी ले लिया, दोबारा से ए ले लो और डी लो, तो इच्छा ऐसा कोई बुराई नहीं है ना। ए ले लिया, उसके बाद में डी ले लिया, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है ना? रिपीट नहीं होना चाहिए, बात पर इतनी सी है। अगला बोल दो एक बार, एम आगे ऊपर ए ले लिया, ए के साथ में बताओ, ए के बाद में मतलब 3 ए के बाद में बी लिया, 2 ए के बाद में बी लिया, 1 ए के बाद में बी ले लिया, आगे ए के बाद में सी लेना है, चलो ए के बाद में सी ले लिया, अगला सी ले लिया, उसके बाद में अगला डबल ए ले लिया, उसके बाद में अगला बी, उसके बाद में बहुत सोच लो, बन सकते हैं शायद कुछ और संभावना हो, वो भी देख लो। ये तो बस अपने दिमाग से खेलना, ये थोड़ी सब ये मुझे पक्का को फॉर्मूला दे दो इसका, बताओ बस। डबल ए के साथ में डबल ए के साथ में डी ले लिया, ठीक है, और बता फिर ए सी और बी, ऐसे मन में डाउट है, एक मिनट रुक जा। डबल ए के बाद में डी, डबल ए के बाद में डी, डबल ए के बाद में डी, उसके बाद में ए सी बी, डबल ए के बाद में डी, उसके बाद में सी ए बी, चलिए तो नहीं है, तो सही है। डबल ए के बाद में सी, अच्छा नहीं है यहाँ पे भी ठीक है, हाँ तो फिर ठीक है। बस तुम्हें क्रिएट करना है, अपने दिमाग से कुछ भी उठाओ पटको, बस बात खत्म, और कुछ खास नहीं है, ठीक है। अगला ये वाला ट्राई करें, 14 एम A2 B2 C2, ट्राई मारो। पहला तो बहुत सिंपल, 2A 2B 2C, फिर पेयर बनाओ, कॉम्बिनेशन ट्राई करो, कुछ कहीं लगाओ, कुछ कहीं लगाओ, कुछ कहीं लगाओ, ट्राई मारो। कितने बन रहे हैं कुछ लमसम? 4, किसी का कुछ 6 पे आंसर पहुंच जाएगा, 6 या 5 या 7, 5 तक तो बन जाएंगे, मतलब है उम्मीद 5 तक की, तो देख लेते हैं। पहले तो ये ठीक है, एक ए दूसरा ए, एक बी दूसरा बी, एक सी और दूसरा सी। अगला सिंपल है, 2 ए साथ में हो, साथ मत रहने दो, फिर
तुम बी साथ में, बी को साथ में देने दो, सी साथ में, सी को साथ में देने देना। ठीक है, ये काम तो भी कर ही सकते हैं। अपने पास में बी के बाद में ये लगा दिया, फिर ये बी चलने दिया, उसके बाद में सी सी, अगला ए के बाद में बी, सी के बाद में सी ले लिया, फिर ए ले लिया, उसके बाद में क्या, हाँ बिल्कुल चिड़ी पका दो बड़ी तरह से, सी, अगला अगला बताओ, ए के बाद में बी, बी के बाद में दोबारा से बी ले लो, अगला ए ले लिया, उसके बाद में दो बार सी सी ले लिया, 4 हो गए अभी तक। अगला बता दो 5वां, ए के बाद में, ए के बाद में, ए के बाद 2 सी, 2 सी, 2 सी है ना, ए के बाद में सी ले लिया, सी के बाद में ए ले लिया, उसके बाद में बी ले लिया, बी के बाद में सी ले लो, बी ले लो, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है ना, बताओ। सी, सी ले लो, उसके बाद में एक ही बचा रह गया, फिर तुमने पहले बना दिया कि ए बी सी, कहीं पे नहीं है, पे नहीं है या फिर है, देखना ए बी सी के बाद में, ए के बाद में, बी के बाद में सी, ए बी सी के बाद में, ए के बाद में भी नहीं, सही से ऐसे बस क्रिएट करने अपने हिसाब से, मतलब तुम्हें बस पता चले कि हाँ तुमने 6 में से 5 बना दिए, 4 बना दिए, 3 बना दिए, कुछ तो बनाए, बस ऐसे करके अरेंजमेंट करो, और तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं फाइनल लुकआउट देता हूँ 15 ए बी सी डी ई एफ, अपन सारे अलग ही, ध्यान से, ए के बाद में, फिर बी के बाद में सारे पेयर, सी के बाद में, ऐसे तरीके से ए बी सी डी ई एफ 6 लिगेंड्स हैं। सारे बनेंगे, धुआंधार लगे रहना नॉन स्टॉप। 6 के 6 अलग हैं तो कितने बनते हैं, 15 बनेंगे, 15 तो 5 तो बनाओ कम से कम। मैं लिख देता हूँ ना, इसके 15 ज्योमेट्रिक आइसोमर बनेंगे, याद रखना, बेसिकली हल्का से याद ही रखना कि आप 15 बनेंगे। अब एक काम करो, रुक जाओ, ऐसे मत करो, मैं तो बता दे रहा 15 बनेंगे, आराम से बना लेना। उससे पहले अब तुम मुझे एक छोटे सवाल का जवाब दे दो कि तुम में से कौन कौन आज तक थिएटर में मूवी देखने नहीं गया है। ओके, ये पूरी बेल्ट नहीं गई है, ये गई है, ये भी गई है, खुशी, अच्छा तुम में से गया है भाई, अच्छा कब, कौन जमाने में अच्छा ठीक, ऑब्वियसली इतने हम कौन से यार घूमने फिरने वाले लोग हैं ना। अब और कौन, ये भी नहीं गया, नहीं गए, गए तुम लोग, गए नहीं गया, चंद्रगढ़ नहीं गए, दीपक गए, अच्छा ठीक है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ 80% ऐसे लोग हैं जो नहीं गए। साल तो कुछ उसमें से था, आप गए नहीं है तो बात खत्म हो गई। एक आते 3D थिएटर्स, 3D, उनको उनमें बैठ के उन्हें मूवी देखते हैं, उनके चश्मा मिलता है एक लाल जी, हाँ, हालांकि तुम्हें फेस का चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ते तुम लोग पोलराइजेशन रे ऑप्टिक्स के अंदर, उसमें उसका फिनोमेना एक्सप्लेन किया है, लेकिन थोड़ी बहुत बात उससे मिलती जुलती हो सकती है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं तुम्हें, थोड़ी बहुत मिलती जुलती हो सकती है। जैसे अपने पास में सेकंड आइसोमर कौन से हैं, मतलब पहले तो जियोमेट्रिकल आइसोमर में, मतलब स्ट्रक्चर आइसोमर के अंदर ये सारे के सारे तुम लोगों ने बनाए। स्टीरियो के अंदर पहला कौन सा था, जियोमेट्रिकल आइसोमर, जो तुम बना रहे हो उनकी लिमिट कभी खत्म नहीं होनी है, तुम यहाँ पे 6 लगवा लो, फिर मुझे A2 B2 C2 करवा लो, कुछ भी करवा लो,
मल्टीपल प्रोसेस है, तो तुम लोगों को नॉन स्टॉप आनी चाहिए, बात ये है। बस एक ध्यान रखना कि जब चेक से अलग होंगे कितने बनेंगे टोटल 15। अब इसी खेल में जो हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब मैं तुम्हें थोड़ा सा पीछे लेके वापस आगे लेके आता हूँ, ध्यान से देखना। हम यहाँ थे तो अपन लोगों ने बात जानी थी कि जियोमेट्रिकल आइसोमर में एक तो होते हैं एसएस और एक होते हैं ट्रांस, और इनकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी तुमसे ड्रॉ करवा लो। बात ये है, जानबूझ के मैंने इस पर टाइम दिया कि जल्दी निकाल देते हैं ना, तो कुछ समय बाद उस तक नहीं आता कि ये पढ़ा भी है कि नहीं, तो इसमें ध्यान रहेगा पढ़ा है। अब मैं तो बताता हूँ ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में, ठीक है, ध्यान से बात समझना। हम लोग सेकंड के बी पार्ट को पढ़ेंगे। अब सेकंड है अपने पास में स्टीरियो आइसोमर, और स्टीरियो आइसोमर का बी पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, और ऑप्टिकल आइसोमर को पढ़ने से पहले बहुत काम की चीजें तुम्हें यहाँ पे लगानी है। दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किन्हें कहा जाता है, कौन से होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कौन से होते हैं, किन्हें कहा जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो टॉपिक है ना टोटली कनेक्ट होता है फिनोमेना ऑफ फिजिक्स से, चैप्टर नंबर 10 वे ऑप्टिक्स। फिनोमेना का नाम है पोलराइजेशन। अगर तुमने 3D वाली थिएटर से मूवी नहीं देखी है बैठ के, वापस नहीं देखी है, तुम्हें शक्ल से पता चलती है, तो उसमें चश्मा मिलता है, चश्मे के पैसे पहले ले लेते हैं, वो बाई चांस को लेके भग गया तो 50 रुपये दे दे भाई, और जब लौटाएगा तो 50 वापस ले लियो, ऐसे करके। वो लाल कलर की सी पन्नी होती है, उनमें वाइट कलर का फ्रेम होता है, रेक्टेंगुलर सी शेप में होते हैं वो चश्मे, अलग अलग पाए जाते हैं। तो उस चश्मे का सीन ये है कि मान लो कि मैं मूवी देख रहा हूँ, तो जैसे बोर्ड पे मूवी देख रहा मान लो इस पर, तो इस पर तो सिंपल तुम्हें दिखेगा कि यहाँ जब स्क्रीन के अंदर कुछ प्ले चल रहा है, चलो 3D चश्मे पहन के तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि रियलिस्टिक कुछ कैरेक्टर यहाँ से बाहर उभर के दिखाई दे रहे हैं। जैसे 2-3 टाइप की ड्राइंग होती है ना, फॉर एग्जाम्पल देखना, जैसे ये एक ड्राइंग है और ये भी एक ड्राइंग है, इन दोनों ड्राइंग में क्या डिफरेंस है, ये उभर के नहीं दिख रही है, ऐसा लग रहा है उभरी सी है थोड़ी सी, तो उनसे थोड़ी ज़्यादा औधी लगती है और डायनेमिक लगती है, मतलब बढ़िया लुक देती है कि हाँ मतलब स्क्रीन बिल्कुल रियलिस्टिक है, मेरे सामने ही चल रहे हैं लोग, ऐसा कुछ जैसे VR में दिखता है मान लो, वो 3D चश्मे होते हैं। आखिर वो जिस फिजिक्स के फिनोमेना पे काम करते हैं वो ऑप्टिक पोलराइजेशन है, और उसमें वो जो पन्नी होती है जिससे वो बने होते हैं, जैसे कि चश्मों में वो लेंस लगा होता है, वैसे उसमें जो पन्नी होती है ना वो लाइटों को क्रॉस करके रोटेट कर देती है, मतलब कुछ है तगड़ा सा खेल। मतलब तुम खुद सोचो, तुम लाइट को मोड़ना चाहते हो, अब तुम कुछ जादू तो होने के तुम लाइट को रिसीव करके और चीज़ों को हिला दोगे, तो हम फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो जो पन्नी है वो लाइटों को 3D शेप में ले आती, क्रॉस कर के, मतलब अच्छा इफेक्ट देती है। तो कुल मिला के थोड़ा सा डीप विज्ञान है, थोड़ा खतरनाक विज्ञान है, तुम्हारे फिजिक्स में पोलराइजेशन कट भी चुका है, ये भी ये पॉइंट है, तो तुम वो भी नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन बस मैं ऊपर से बता रहा हूँ कि ऐसे कंपाउंड जो लाइट को रोटेट कर सकते हैं आर कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, और जो लाइट को रोटेट नहीं कर सकते आर कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। इस बात को अगर यहाँ से हट के थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स और इस पूरी केमिस्ट्री दुनिया से अलग हट के बता दें तो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि बहुत सिंपल चीज़ है, ये लाइट है, मैं कोई ईंट ले आऊँ तो ईंट लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेगी क्या? मैं उसे कोई पन्नी ले आऊँ, कांच की बोतल ले आऊँ, वो लाइट को रिफ्लेक्ट, तो कुछ ऐसा मान लो कि ऐसे कंपाउंड जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और जो लाइट को रोटेट नहीं कर सकते, रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, आर कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। जैसे बहुत सिंपल सवाल पूछता हूँ कि ब्लैक कलर में और व्हाइट कलर में कौन सा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसा कुछ, ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करती है, जबकि व्हाइट बॉडी। तो बस सोचने के लिए, बस थोड़ा बहुत समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि व्हाइट इज ऑप्टिकली एक्टिव और ब्लैक इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बात केमिस्ट्री में लागू नहीं होती है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल है कि ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव जो लाइट को रोटेट करे, जो लाइट पे अपने एंगल घुमा दे, लेकर लाइट को किसी दस्ती से आएगी वहाँ से मोड़ के रखते, और ऑप्टिकली इनएक्टिव जो लाइट को रोटेट नहीं कर सकते, तो लाइट को घुमा नहीं सकते, वैसा कुछ चक्कर है। तो पहले तो ध्यान से लिख ले, हल्की फुल्की बातें, थोड़ी सी ज़्यादा इमेजिनेशन भर गई, इसीलिए बाद में आए, सबसे एंड में टॉपिक है। देखें ऑप्टिकल में 2 एल लगते हैं, ठीक है। द कंपाउंड विच कैन रोटेट, कंपाउंड की बात चलती, मैंने तुम्हें समझाया था ऑब्जेक्टों से कि अब ब्लैक बॉडी, व्हाइट बॉडी, कांच, गिलास, पत्थर, ईंट, लेकिन बात है कंपाउंड की। कंपाउंड में खेल थोड़ा सा और अलग है।
बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक है, खतरनाक है वाकई में। इसलिए तुम्हें बस हल्का फुल्का समझाया वो ध्यान से बस देखना। द कंपाउंड विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, which can rotate plane polarized light, which can rotate plane polarized light are called optically active compound। जो लाइट को रोटेट कर सकते हैं उनको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। मतलब ये ऐसे कोई कंपाउंड जिसमें लाइट आई, ये कंपाउंड था, लाइट आई और लाइट को बिखेर दिया, कुछ इस तरह कंपाउंड, लाइट आती बिखेर दिया, ठीक है। ऐसे कोई कंपाउंड जो लाइट को रोटेट कर सकते हैं, आर पार निकालते वक्त मोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। हल्का हल्का सा बस एक सुनने समझने लायक बात है, क्योंकि लाइट का बहुत बड़ी स्टडी, आज तक यही नहीं पता लाइट का नेचर क्या है, पार्टिकल है कि वेव है, लाइट में से क्या निकलता है, लोग कहते हैं फोटोन्स है, फिर एनर्जी चली जाती है, बात मतलब हद है, अभी तक डिस्कवरी में नहीं पहुंची है, खतरनाक है। खैर कोई नहीं, बात ये कि ऐसे कंपाउंड जो लाइट को रोटेट करे, तुम ऐसा कुछ मान के चलो जो रिफ्लेक्शन करने के काबिल हो, ऐसा कुछ, मतलब पूरा बिल्कुल मत मानना। आर्कोड ऑप्टिकली एक्टिव, जो रिफ्लेक्शन करने के काबिल नहीं है, आर्कोड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसा इसमें भी दो बातें हैं, पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि लाइट को रोटेट करने में दो टाइप के कंपाउंड होते हैं। एक वो जो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और दूसरे वो जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तुम सभी लोगों ने बारातें तो अटेंड करी होंगी, बारात उसमें दूल्हा जिस बग्गी पे बैठता है उसके पीछे एक चरखा चलता है, या तो कहीं भी देखा वो चरखा को ऐसे घूमता है और वो लाइटें जलती हैं, उसमें 3 रंग होते हैं उसके अंदर, लाल सफ़ेद और हरा। वैसे मतलब शायद मैं तुम्हें समझा दूँ ऐसा कुछ, जैसे कि ये जलेगा फिर ऐसे घूमती है, ऐसा कुछ देखा है बारातों में? अगर देखा हो तो बढ़िया बात है, वैसे अच्छी बात है, देखा हो तो ऐसे घूमता सा दिखाई देता है। तो दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक तो वो जो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, दूसरा वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और जो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उनको हम लोग लीवो रोटेटरी कहते हैं। आर कॉल्ड लीवो रोटेटरी, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय डी पॉजिटिव और रिप्रेजेंटेड बाय एल नेगेटिव। जो लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देंगे डेक्स्ट्रो, जो लाइट को उल्टा घुमा देंगे एंटी क्लॉकवाइज, आर कॉल्ड लीवो रोटेटरी। मैं घुमाने वाले वर्ड का लगातार यूज कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा खेल है, ये कंपाउंडों के बारे में बात है, ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं चल रही। रिफ्लेक्शन पूरी तरह से नहीं है, ठीक है, वो तो समझाने के लिए कह देते हैं। कंपाउंड भी ऐसे होते हैं लाइट को रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं तो बहुत सही एग्जांपल दूं, नमक और आटे में किसका कण है जो लाइट को रोटेट मतलब रिफ्लेक्शन दे सकता है? नमक या आटा? नमक क्रिस्टल, आटा क्रिस्टल नहीं है। तो जो तुम्हारे दिमाग में अब आया वही है ऑप्टिकली एक्टिव होना, ऑप्टिकली इनएक्टिव होना, यही है वो कहानी लगभग। अच्छा, अब दूसरी बात समझो, हम कैसे पता लगाएंगे कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है कि नहीं है? तो मैं तो बताता हूँ ऑप्टिकल कंपाउंड कौन से होते हैं, तुमने डिफाइन लिखी है, ठीक है, बनवाऊंगा ऑप्टिकल आइसोमर। अब इसमें तीसरी बात और लिखो, पहला पॉइंट डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट क्लॉक एंटी क्लॉक, और तीसरा पॉइंट कंपाउंड लिख देता हूँ। नहीं बहुत तो बहुत बार सुनने को मिलेगा, कंपाउंड विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल on their mirror image are called optically active. On their mirror image are called optically active. Optically active compound. जो अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोज जाते हैं, आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब इतना भारी शब्द तुमने जीवन में नहीं देखा आपने कि नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये क्या चीज है उसको समझो। नॉन सुपर इम्पोजेबल का क्या मतलब है वो समझते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, इसको समझने के लिए तुम मुझे ना कुछ छोटी मोटी बातों के जवाब दो। तुम मिरर इमेज बनाना जानते हो? मैं तुम्हें यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं, कोई एग्जाम्पल 1 मत डालना, ये तो हम ऐसे लिख रहे हैं।
ये शीशा है, ये पीछे जो 3 लगाए वो क्या चीज़ है? पॉलिश। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? उसके सामने। मैंने अपना नाम लिख दिया। हाँ जी, हाँ भाई, जैसे मैंने नाम लिख दिया VD, वेद। इसकी इमेज बनाना। ये ऐसे तो बनेगा D, फिर E कैसे बनेगा? ऐसे करके। और V कैसे बनेगा? ऐसे। यही बनेगा ना। इमेज बनानी आती तुम लोगों को, जैसे कि जरा ध्यान से बताना। S मैं अपने नाम से लेता हूँ। इसका रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा? मतलब S है तो S ऐसे बनेगा जहाँ तक मुझे लगता है। रिफ्लेक्शन, अगर तुम समझ रहे हो तो रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा? इमेज में ये सब शायद पहले कभी तब देखा होगा जब तुमने जीवन में पढ़ा था एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है उसके ऊपर, क्योंकि जब शीशे में आदमी देखे तो उसको सीधा दिखाई दे, पीछे जब दिखाई दे तो सीधा दिखाई दे। तुम्हें इमेज बनानी आती है कि नहीं? पहले ये देख लो। जैसे कि सभी लोग शायद इस बात का जवाब देने सा ओ कैसे बनेगा? ओ तो सबको आता है। इसका इमेज बनाना जेड का रिफ्लेक्शन कैसे बनता होगा? मतलब अगर यहाँ पे 3 है तो ये ऐसे करके बनेगा, ठीक है? ये मिरर इमेज बनती है। अब तुम्हें बात समझनी है, क्या वो सुनो। मेरे पास में यही तो फायदा हो गया आजकल। 1 मिनट रुक जा भाई। क्या ये इसको पूरी तरह ढक पा रही है? क्या इसकी ठीक कॉपी बनी है? नहीं मैं बताता हूँ, रुको 1 सेकंड रुको। हाँ भाई, M इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? सेम ही बनती है। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि क्या M अगर M के ऊपर जाएगी तो डिट्टो कॉपी कर लेगी उसको? हाँ, M को कॉपी कर लेगी। इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज होना यार। सुपर इम्पोजेबल, M इज सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल मतलब अगर M के रिफ्लेक्शन को या फिर M की इमेज को M के ऊपर रखेंगे तो वो एक दूसरे को कवर कर लेगी। ये सुपर इम्पोजेबल है। लेकिन अगर तुमने Z को Z के ऊपर रखा तो सुपर इम्पोज नहीं करेगी। अगर तुमने S को S के ऊपर रखा तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। सब चला। अगर तुम S को S के ऊपर रखोगे तो सुपर इम्पोज नहीं होता। अगर तुमने इसको इसके ऊपर रखा तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो जो एक दूसरे को ऊपर रखने पर कॉपी नहीं होते हैं आर कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, जो नहीं होंगे वो नॉन है और जो हो जाएंगे वो इम्पोजेबल है। इम्पोज करना है एक के ऊपर एक रख देना। जो एक दूसरी कॉपी कर लेते हैं आर कॉल्ड सुपर इम्पोजेबल और जो नहीं होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। ए बताओ कैसा? ए इम्पोजेबल कि नॉन इम्पोजेबल? इम्पोजेबल है। ओ कैसा है? इम्पोजेबल है। तो जो एक दूसरे को ऊपर रखने पे ठीक कॉपी हो जाएंगे आर कॉल्ड इम्पोजेबल, जो नहीं होंगे आर कॉल्ड नॉन इम्पोजेबल। इस बात को समझ ले पहले ध्यान से। अब मैं तुमसे एक अगली चीज पूछूंगा, अगर तुमने ये सब लिख लिया हो तो ये तुम्हें लिखने की नीड नहीं है, ठीक है? ये बात पर ध्यान रखना, जो एक दूसरे कॉपी करेंगे आर कॉल्ड इम्पोजेबल, जो नहीं करेंगे आर कॉल्ड नॉन इम्पोजेबल। अब अगली बात ध्यान से सुने। मैंने तुम्हारे सामने बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल रख दिया कि अपने पास में ये कोई मेटल है और उस पर 4 कंपाउंड लगे हुए हैं, चारों सेम है। मतलब ये भी Cl है, ये भी Cl लगा दिया, ये भी Cl है और ये भी Cl है और यहाँ पे ये शीशा है। तुम बताओ इसकी इमेज कैसी बनेगी? इसकी इमेज कैसी बनेगी? अगर इसकी इमेज बनाते तो M बीचों बीच में आएगा। यहाँ पे Cl है तो यहाँ पर भी Cl। अब इसको Lc मत लिख देना, सब Cl का Lc बनेगा नहीं, क्लोरीन है। उसके बाद में अगला ये वाला Cl, ये वाला Cl और ये वाला Cl। अब तुम ये बताओ कि सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं है? मतलब अगर तुम इसको ऐसे देखो, मैं तो ऐसे सिलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ ना। अगर हमने इसको ऐसे मूव किया तो ये इसके ऊपर आएगा, बिल्कुल कॉपी कर लेगा इसको। ये इसकी कॉपी कर सकता है, एक के ऊपर एक बढ़िया बैठेगा। तो ये सुपर इम्पोजेबल है, इसको इम्पोज कर सकते हैं। और जो इम्पोजेबल है आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये लाइट रोटेट नहीं कर सकते। जो इम्पोज हो सकते हैं वो लाइट रोटेट नहीं कर सकते, और जो इम्पोज नहीं हो सकते हैं, जो एक दूसरे कॉपी नहीं है, वो लाइट रोटेट कर सकते हैं। वही लिखा है, कंपाउंड विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल आर ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब जो एक दूसरे की कॉपी कर सकते हैं। जो सुपर इम्पोजेबल है, जो सुपर
इम्पोजेबल है, जो सुपर इम्पोजेबल है वो ऑप्टिकली इरेक्टिव है, वो लाइट रोटेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसी जगह पर कुछ ऐसा रख दिया जाए, सब यहाँ पे ए कंपाउंड है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, और इसकी मिरर इमेज बनाने को कही जाए तुमसे, तो सीधी कहानी तुम बहुत सिंपल बनाओगे। यहाँ पे पहले कौन है ए, तो इधर भी पहले कौन आएगा ए, यहाँ पहले कौन है डी, तो यहाँ पर भी डी, और दूर है बी, तो यहाँ पर दूर आएगा बी और यहाँ पे दूर आएगा सी। अगर तुम अब इसके ऊपर इसको रखते हो, तुम अगर इसके ऊपर रखोगे इसको, तो ये सेम नहीं है, ए के ऊपर बी आ रहा है, ए के ऊपर बी है, डी और सी और डी, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये कॉपी नहीं हो सकता है दूसरे की। तो जो इम्पॉसिबल नहीं है आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव, आर नॉट इम्पॉसिबल, आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल, जो एक दूसरे के ऊपर नहीं रखे गए, जो एक दूसरे कॉपी नहीं करवाते हैं, आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव, आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव, छोड़ो आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लिख लेना से। बहुत सिंपल खेल, जिनकी मिरर इमेज बिल्कुल सेम बनती है वो इनएक्टिव है, और जिनकी सेम नहीं बनती है वो एक्टिव है। सेम बनने और ना बनने को एक बहुत बढ़िया भारी वजनदार सबसे रखा गया, इम्पोसिबल और नॉन इम्पोसिबल। सेम बनेगी तो इनएक्टिव है और सेम नहीं बनेगी तो एक्टिव है, दैट्स इट। जिनकी मिरर इमेज डिट्टो सेम है वो इनएक्टिव है, और इनकी सेम नहीं है वो एक्टिव है, बस। अभी लाइट को रोटेट करेंगे और क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, वो सब प्रैक्टिकली पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलता वो, और उसको थोड़ा लफड़ा है उसमें। आइसोमर समाप्त होता है। अब तुम्हें क्या पढ़ना है वो सुनो। सबसे पहले तो नेमिंग में एक पैंतरा बचा हुआ भी, अगर तुम्हें ध्यान ना हो तो। एक पैंतरा था फॉर्मूले दे के नाम बनाना, एक है नाम दे के फॉर्मूले बनाना, एक तो वो। दूसरा, इस चैप्टर के बीच में अभी बहुत सी ऐसी छोटी मोटी बातें हैं, एक आधो पॉइंटों की, एक आधो नंबरों की, हल्की हल्की सी, उन सवालों को ध्यान से देखना है। तो तुम इसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज निकालोगे और तब इसको समाप्त करोगे, ध्यान रखना। ऑलमोस्ट ऊपर से पूरा फिनिश होता है। तुम चौथे पॉइंट को दोबारा पढ़ोगे, इसका मेन नाम नेमिंग को रिवर्स करना और औसली को दोबारा से देखना है, उनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी कल करेंगे इस साल। चलो।